Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, today is 26th of February, Monday, and 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all revise the previous day session where we discussed multiple current affairs, and so let's revise. The first one is the question regarding a festival, that is Paruvita festival. So it is associated with which one of the state? ये जो फेस्टिवल है किस स्टेट से रिलेट करता है? आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत जल्दी रिवाइज करते हैं हम 10 क्वेश्चंस को। पता भी चलेगा कि आपको लास्ट डे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उसमें से कितना आपने रिटेन किया, कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। असम, तमिलनाडु, क्या है इसका आंसर? देखो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसको हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था इसमें कि मॉग हंटिंग की इसमें क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। एक फेस्टिवल है जो वहां के नरसिंह देव टेम्पल जो है, नरसिंह स्वामी टेम्पल है, उसमें इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि वो किसी भी रिलीजन के व्यक्ति हो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदूज भी करते हैं और वहाँ के लोकल मुस्लिम्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है व्हाट इज एफआरपी? दैट इज एसोसिएटेड विद शुगर केन इन इंडिया। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि शुगर के लिए अभी एफआरपी को डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। तो क्या है ये एफआरपी? क्या इसकी फुल फॉर्म है? फिक्स्ड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिन्यूएबल प्राइस और नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? रिप्लाई कीजिए साध्या, विराट, फटाफट से। देखो इसका आंसर है बी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। कल हमने डिस्कस किया था 24 को सैटरडे को कि ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है इसको डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। और इस रिसेंटली अभी शुगर केन के लिए उन्होंने इसको डिक्लेयर किया, जो कि काफी सारे फैक्टर्स के बेसिस पर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एफआरपी है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इट इज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन इसको रिकमेंड करता है? देखो ये क्वेश्चन में जस्ट एफआरपी यहाँ पर चेंज हो गया है। सेम क्वेश्चन जो है एमएसपी के रिगार्डिंग भी आया था, बिकॉज एमएसपी भी किसमें है? न्यूज में है, और एफआरपी ये भी न्यूज में है। तो हमने डिस्कस किया था कि एमएसपी को डिक्लेयर करता है वही जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है, वो भी एफआरपी के लिए भी अपनी रिकमेंडेशंस देता है। क्या है वो आंसर फटाफट बताइए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन है इसका करेक्ट आंसर? है इसका ए। तो देखो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये जो कमीशन है ये रिकमेंड करता है, अपनी रिकमेंडेशंस भेजता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और फिर ये उस पर अपनी फाइनल स्टैंप लगाते हैं। मींस फाइनल करती है कौन? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन होते हैं पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो सीएसीपी है इसका काम है केवल एक रिकमेंडेशन देना सीसीईए को, और सीसीईए ये फाइनल कर देती है कि इस बार इसका एमआरपी या जो एफआरपी या एमएसपी ये रहेगा। तो सिंपल सी बात यहां से आपको देखने को मिलती है कि जो सीएसीपी है ये एमएसपी और एफआरपी दोनों को ही रिकमेंड करता है सीएसीपी, और फाइनल करती है दोनों ही चीजों को कौन? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4। Recently, which of the following country announced to establish its embassy in India? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अभी एक कंट्री है उसने अनाउंस किया है कि हम इंडिया में अपनी एक एम्बेसी स्टैब्लिश करेंगे। कौन सा कंट्री है ये? अल्बानिया, लिथुआनिया, ग्रीस या इटली? फटाफट बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है अल्बानिया। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि अल्बानिया की कैपिटल क्या है? बता दीजिए कमेंट में फटाफट से।
अल्बानिया की कैपिटल क्या है, लिथुआनिया की क्या है, ग्रीस की क्या है, इटली की क्या है, सारे के सारे कंट्रीज की कैपिटल फटाफट से कमेंट में लिख डालिए। धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें जो है लर्न हो जाएंगी जब आप बार बार इनको लिखोगे और सुनोगे और गूगल पे सर्च करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अल्बानिया इज द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो ये कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है अल्बानिया? ए, बी, सी, डी, कौन से कॉन्टिनेंट का है? फटाफट रिप्लाई कीजिए। यूरोप इसका आंसर है करेक्ट, यूरोप। ठीक है, आपको बताया भी था हमने, यूरोप में इसका मैप भी दिखाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया यूरोप का कंट्री है अल्बानिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियरेस्ट टू अल्बानिया? तो अल्बानिया के नियर कौन सा सी है? हमने आपको प्रॉपर मैप के थ्रू अल्बानिया और उसके जो नियर बाई कंट्रीज हैं, नियर बाई सी हैं, वो सब आपको दिखाए थे हमने। तो आप बता दीजिए फटाफट से इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है, बताइए जल्दी, एड्रियाटिक सी। ठीक है, देखो नॉर्थ सी काफी दूर है, ठीक है, येलो सी चाइना के पास में है, तस्मानिया सी, तस्मानिया सी ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास में है, तो इसलिए बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। जबकि जो एड्रियाटिक सी है, जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर अल्बानिया है, ठीक है, इधर आपका आयोनियन सी है, इधर है आपका एड्रियाटिक सी, और इधर नीचे की तरफ यहाँ आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया करेक्ट, एड्रियाटिक सी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो अगेन, ऑलवेज कीप योर आइज ऑन द स्पेसिफिक कीवर्ड्स। या करेक्ट पूछ रहा है तो जब भी ऐसे वर्ड्स हो, डायरेक्टिव वर्ड्स हो, कि वहाँ करेक्ट की बात हो रही है, इनकरेक्ट की बात हो रही है, या ओनली की बात हो रही है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल उस समय आंसर को करते हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन हैं। एमएसपी एंड एफआरपी बोथ आर सेम? नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो। देखो बोथ सेम तो नहीं है। एमएसपी एंड एफआरपी बोथ आर टू सपोर्ट द फार्मर्स, दोनों ही सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को होते हैं। हाँ होते हैं। एमएसपी इज टू बेनिफिट द मार्केट? नहीं, एमएसपी का मेन पर्पज है मार्केट के साथ साथ में फार्मर्स को भी सपोर्ट करना। एफआरपी इज टू बेनिफिट द फार्मर्स ओनली? नहीं, एफआरपी ओनली फार्मर्स के लिए नहीं, बल्कि कंट्री की इकोनॉमी और मार्केट, कंज्यूमर्स, वर्ल्ड के साथ में हमारा ट्रेड कैसा रहेगा, उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एफआरपी फिक्स की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए भी जो है सो कॉल्ड फार्मर्स है वो धरना प्रदर्शन, बहुत सारे प्रोसेशन वगैरह कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डर वाले रीजन में। एफआरपी वहीं पर है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, दोनों ही फार्मर्स की सपोर्ट के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। बाल्कन पेनिनसुला लोकेटेड इन विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स? ये कल हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बाल्कन पेनिनसुला के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि हम चाहते थे कि इंडिया का क्या ना हो, तो बाल्कनाइजेशन ना हो। ठीक है, बाल्कनाइजेशन इंडिया का ना हो। तो देख लेते हैं बाल्कन पेनिनसुला कहाँ पर है, ये कहाँ लोकेट करता है। क्या ये अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है, या नॉर्थ अमेरिका में है? ये है देखो यूरोप में, यूरोप का ही एक रीजन है जिसको हम कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला। और बाल्कन पेनिनसुला जाना जाता है कि कभी यहाँ पर मीन्स ये काफी बड़ा लार्ज रीजन हुआ करता था और यहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल यूनिटी हुआ करती थी। लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके आफ्टर वाले टाइम में जब हमें देखने को मिला तो इस बाल्कन वाले रीजन में क्या हुआ कि मल्टीपल कंट्रीज बनकर के निकले। मीन्स उस बाल्कन पेनिनसुला के टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर बन गए, छोटे छोटे कंट्रीज। तो इसीलिए सारे देश ये चाहते हैं कि उनका बाल्कनाइजेशन ना हो। तो इंडिया में भी बाल्कनाइजेशन का प्लान था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी उसको रोकने के लिए इंडिया के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने काम किया। वो कौन थे? पहला क्वेश्चन यहाँ से है हमारा, ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 9 बट बाल्कनाइजेशन से रिलेटेड है ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है पूछ रहा है कि हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? देखो आयरन मैन किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू? नो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक किसको कहते हैं? देखो ये करेक्ट आंसर है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इन्हीं को आयरन मैन मीन्स भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं के नाम पर बनी हुई है जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा डैम के पास में बनी हुई है और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट या मैं कहूं लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा हाइट वाला स्टैच्यू वर्ल्ड का है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। नर्मदा डैम के किनारे है, गुजरात में है और केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बड़ा प्रसिद्ध सा नारा दिया, उसका नाम है जय हिंद। आज भी भारत में फोर्सेस में, पुलिस में, सब जगह पर जय हिंद यूज किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक, ये बड़े मीन्स एक सॉलिड लीडर्स हुआ करते थे इंडिया में, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो थी उसके टाइम पर। तो इन्होंने एक बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इनका बड़ा प्रसिद्ध सा नारा है बाल गंगाधर तिलक का। अब आपको पता ही होगा कि बाल गंगाधर तिलक ये तीन लोगों में से एक थे, लाल, बाल और पाल। ठीक है, तीन लोगों की जोड़ी हुआ करती थी ये, तो उनमें से ये कौन है? ये है बाल गंगाधर तिलक। अब आप में से देखता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो बता सकते हैं कि ये लाल कौन थे और ये पाल कौन थे। आप बताइए कमेंट में कि लाल, बाल, पाल में तीन लोग कौन कौन से थे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये बताया भी था कि कौन बिस्मार्क था। तो इंडिया का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एक लीडर था, उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया में हम इसको जानते हैं, कौन व्यक्ति है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? नहीं, देखो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया का यूनिफिकेशन किया। सबसे बड़ा रोल इनका है। जो आज हम इंडिया को एक यूनिटी में देखते हैं, एक सिंगल नेशन के फॉर्म में देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया, ही वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ कि क्या क्या करंट अफेयर हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल मदर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 21 फरवरी को एवरी ईयर। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों मनाया जाता है ये? तो रिकॉग्नाइज, प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मीन्स ये प्रमोट करने के लिए है, प्लस मल्टीलिंगुअलिज्म, मीन्स अगर किसी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी मदर टंग में बात कर सकता है, उसके ऊपर किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। सो मदर टंग को ही इंपॉर्टेंस देने के लिए अगर हम बात करें इस मदर जो है लैंग्वेज डे की, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, इफ यू टॉक अबाउट जो है दिस डे, दैट इज 21 फरवरी, तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इट वाज बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के इनिशिएटिव पर यह स्टार्ट किया गया था। इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन ईयर ऑफ द 2000। यहाँ पर हम बात कर लेते, देखो जो बांग्लादेश है आज जहां हम बात करें, ये इन हिस्ट्री इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। हम कभी इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, लेकिन देखो दिक्कतें कहाँ से स्टार्ट हुई? लैंग्वेज से दिक्कत स्टार्ट हुई, क्योंकि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन थी वो सब बोलते थे बांग्ला लैंग्वेज, लेकिन जो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, जो अपने आप को असली पाकिस्तान बोलते थे, तो पाकिस्तान की जो मेजोरिटी थी उन्होंने इस बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी भाषा थी बांग्ला, तो बांग्ला के ऊपर उन्होंने इम्पोज करनी चाहिए क्या? उर्दू। और यहां से 1952 के आसपास से पाकिस्तान अर्थात ईस्ट पाकिस्तान की हम बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश के लोकल पीपल थे, दे स्टार्टेड रिवॉल्यूशन दैट वी नीड आवर ओन लैंग्वेज, दैट इज बांग्ला लैंग्वेज। बट द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ West Pakistan, they did not pay heed to their demands that we want to mother language.
तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने कभी भी मीन्स हमेशा रिवोल्ट करते रहे, अपनी डिमांड्स को ये लोग भी रखते रहे और पाकिस्तान ने कभी भी इनकी बात नहीं मानी। और वहां से स्टार्ट होता है द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन। वहीं से एक चिंगारी लगी कि हमको अपनी बांग्ला भाषा जो है उसको हमको सेव करके रखना है। लेकिन जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो मुस्लिम पॉपुलरिटी मीन्स वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जो है उर्दू उनके ऊपर इम्पोज की जाए, जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन ये चाहती थी कि हमारी जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला लैंग्वेज है, ये कंटिन्यूस रहे और स्टेट में उसको उसमें काम भी हो और एजुकेशन वगैरह मिले वो सब। और वहां से फिर स्टार्ट हुआ पाकिस्तान से एक नए कंट्री की डिमांड और वहां से बाद में जाकर के बना क्या, बांग्लादेश। तो आप ये देख सकते हैं कि कई बार जो छोटी छोटी सी चिंगारी होती है वो इतना जो है वास्ट या इतना डिस्ट्रक्टिव अपना फॉर्म जो है इमर्ज हो जाती है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में, कि फिर वो अल्टीमेटली किसी कंट्री को भी डिसइंटीग्रेट कर सकती है। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि यदि कहीं पर किसी की कल्चरल डाइवर्सिटी है, इफ पीपल हैव देयर कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, देन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे शुड रेस्पेक्ट देयर मदर टंग। अगर हम बात करें यूनेस्को के अकॉर्डिंग तो अभी भी 40% ऐसी पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जिनके पास में उनकी मदर टंग में अभी तक पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। और देयर आर न्यूमरस scientific evidences that the students who study in their mother tongue, they become very brilliant and they can produce tremendous fantastic results all over the world। कि अगर हम दुनिया के बहुत बड़े जितने भी साइंटिस्ट होंगे, फिलोसफर्स होंगे, जब हम उनको पाएंगे तो उन्होंने जितने भी रिसर्च किए अपनी मदर टंग में किए, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, या सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, ठीक है, एरिस्टोटल हो, ये सब कौन थे जो अपनी मेन लैंग्वेज में, मदर टंग में ही इन्होंने थिंकिंग की और ये इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास में किसके रिगार्डिंग में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसी को हम कई बार बोल देते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और क्यों ये कंटेक्स्ट में है कि रिसेंटली अभी एक 21 ईयर ओल्ड का एक लड़का था और उसने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजे, इसका यूज करके, वीपीएन का यूज करके। ठीक है, उन्होंने इस लड़के ने अपने आईपी एड्रेस को क्या कर रखा था, जो है मास्किंग उसकी कर रखी थी, छुपा रखा था। तो गुजरात से इनको अरेस्ट कर लिया इस लड़के को, किसने, मुंबई पुलिस ने। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्या है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो, व्हेन यू आर वर्किंग और सर्फिंग द इंटरनेट विदाउट वीपीएन, तो क्या होगा, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर का डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द इंटरनेट विद वीपीएन, तो होगा क्या, आपका कंप्यूटर और बीच में होगा एक वीपीएन सर्वर, इधर होगा इंटरनेट। ये क्या करेगा, देखो, जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। मींस उस आईपी एड्रेस से ही ऑल ओवर वर्ल्ड आप ये फाइंड कर सकते हैं, जो पुलिस एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो ये फाइंड आउट कर लेती हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हुआ वो कौन से कंप्यूटर से और कहां से हुआ था। अब ये जो वीपीएन सर्वर है ये क्या करेगा कि इस कंप्यूटर का, इस यूजर का जो आईपी एड्रेस था, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस था, आपने देखा होगा कई बार, जो मीन्स ये जो आपका यहाँ पर जो एड्रेस बार होता है इसमें आईपी एड्रेस कई बार जो है आता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका आईपी एड्रेस तो यहाँ से लेगा लेकिन अपने पास उसको क्या कर देगा, छुपा देगा और इंटरनेट के लिए अपना एक नया आईपी एड्रेस दे देगा। मैं देखो आपको इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। मीन्स सपोज करो इसका आईपी एड्रेस था 1 2 3 ऐसे करके इसका आईपी एड्रेस था, लेकिन ये क्या करेगा, जो वीपीएन सर्वर है आईपी एड्रेस को चेंज करके वहां पर दिखा देगा 2x 3 4 क्या कुछ भी एक नए नंबर में उसको शो करके दे देगा। तो अब इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट जब कनेक्ट हो रहा है तो ये सर्वर रिस्पॉन्सिबल है उस सब के लिए। मींस इसकी आईपी को, इस कंप्यूटर की आइडेंटिटी को छुपा दिया किसने, वीपीएन ने।
तो वीपीएन अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बीच का एक ऐसा मीडिएटर है जो आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी को छुपा देता है और कनेक्शन को क्या कर देता है, एनक्रिप्टेड कर देता है कि कोई दूसरा उसको पता ही नहीं चल सकता कि उस बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, डेटा वगैरह। जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। वीपीएन मीन्स होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या करता है, ये एस्टेब्लिश करता है एक डिजिटल कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अ रिमोट सर्वर। जो कि हम इंटरनेट की या वीपीएन की बात कर रहे हैं, उनके बीच में क्या बताता है, ये एक डिजिटल कनेक्शन जो है बनाता है उनके मिड में, एज ए मीडिएटर वर्क करता है। इट क्रिएट अ पॉइंट टू पॉइंट टनल, एक ऐसी टनल बना देता है, ठीक है, कि उसके बीच में से ही सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा, बाहर से दूसरी जगह से उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। एनक्रिप्ट, पर्सनल डेटा को एनक्रिप्शन उसकी कर देता है और आईपी एड्रेस को छुपा देता है। इट ऑल्सो अलाउज टू साइड स्टेप वेबसाइट ब्लॉक्स एंड फायरवॉल्स। तो जो हमारे कंप्यूटर पर जो मीन्स जब हम कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह होती है, उनकी आइडेंटिटी जो होती है, फायरवॉल लगा करके रखते हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर देता है, साइड स्टेप कर देता है बिल्कुल भी। और कोई भी दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की आइडेंटिटी को नहीं पता कर पाता कि ये किस कंप्यूटर से बात हो रही है। इसमें दिस एंश्योर्स ऑनलाइन एक्सपीरियंस आर प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं और मोर सिक्योर होते हैं। तो मोस्टली जो वीपीएन है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यूज करती हैं, जिससे कि उनके सिस्टम पर कोई अटैक ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि नासा, ठीक है, नासा अपना क्या यूज करती है, अपना खुद का एक वीपीएन यूज करती है कि बाहर मींस इंटरनेट वो यूज करते हैं, लेकिन नासा की सारी आइडेंटिटी को, उनके कंप्यूटर्स की आइडेंटिटी को ये छुपा देता है। अगर हम बात करूं जैसे इंडिया में आर्मी या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह की जो वेबसाइट्स हैं, वो सब कैसी हैं, वो भी अपना एक वीपीएन यूज करती हैं कि दूसरा उसको कोई यूज नहीं कर सकता, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एनक्रिप्टेड होती है। इट इज वर्चुअल है बिकॉज इसमें जो वीपीएन में कोई भी फिजिकल नेटवर्क या फिजिकल केबल के थ्रू कनेक्शन नहीं होता, बस डिजिटली एक फेक सर्वर बना दिया जाता है, ठीक है। और इट इज प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है, बिकॉज दिस कनेक्शन नो वन एल्स कैन सी योर डेटा और ब्राउजिंग एक्टिविटी। जब आप वीपीएन यूज कर रहे होते हैं तो कोई भी आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को, आपकी आइडेंटिटी को वहां पर शेयर नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता। इट इज नेटवर्क है बिकॉज बहुत सारी डिवाइसेस से ये कनेक्ट होता है, तो हम इसको एक नेटवर्क भी कह देते हैं। बस ये केबल क्या करता है, जो है लिंक्स को क्रिएट करता है। तो ये रहा हमारे पास में वीपीएन से रिलेटेड जो है बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ अगर हम बात करते हैं एक नए बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज की, द हिंदू में ये आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है, डिस्कस किया है एक्चुअली किसको, आईएमईसी को, किसके सिनेरियो में, किसके कनेक्शन में, रेड सी के कनेक्शन में, ठीक है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि रेड सी में जो हूथी रिबेल्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो अटैक कर रहे हैं यहाँ से निकलने वाले शिप्स पर। जब ये शिप्स पर अटैक कर रहे हैं तो यहाँ इस एरिया में डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या मेन चीज है। जब हम आईएमईसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ अन्य चीजें यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, ये हो गया यहाँ से रीजन, रेड सी होते हुए हम पहुंचते हैं कहां पर, मेडिटेरेनियन सी, अर्थात हम सीधे यूरोप पहुंच जाते हैं। लेकिन इस वाले रीजन में यहाँ पर हो क्या रहा है, जो यहाँ का हूथी रिबेल्स है, यमन के हूथी टेररिस्ट ग्रुप से ये कर रहे हैं यहाँ पर अटैक्स। अब उस अटैक की वजह से क्या है कि यहाँ के शिप्स पर कई बार अटैक हुए हैं, तो अब यहाँ से जो नॉर्मल सप्लाई चेन है, जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है। अब बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके शिप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टर वाले जो शिप हैं, उन्होंने क्या कर दिया, वो इधर से वापस आना स्टार्ट कर दिए, जो केप ऑफ गुड होप होते हुए, मीन्स पूरे अफ्रीका का ऐसे चक्कर लगा करके अटलांटिक ओशियन होते हुए वापस वो यहाँ आ रहे हैं। मीन्स कई थाउजेंड्स ऑफ जो किलोमीटर्स का उनको क्या लगाना पड़ रहा है, राउंड लगाना पड़ रहा है, और बहुत सारा किलोमीटर्स उनको कवर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इनके साथ में प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि देखो, जब इस रीजन में अगर हमारे पास में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो हम कह रहे हैं कि आईएमईसी होना चाहिए,
कि हम यहाँ से एक अपना अलग नेटवर्क क्रिएट कर दें, अलग रूट अगर क्रिएट हो जाएगा तो इस रीजन में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको हम पूरा का पूरा बाईपास कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। देखो, जब G20 की मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो इंडिया ने सजेस्ट किया था कि भाई इस साइड के जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो गए, USA हो गया, या और भी बहुत सारे कंट्रीज, सऊदी अरबिया हो गया, इजराइल वगैरह, सब ने एक मिलकर के मीटिंग की कि भाई हम अपना एक यहाँ से नया रूट बनाएंगे और इस पर डिपेंडेंसी अपनी खत्म करेंगे। तो इंडिया से सीधा हम ऐसे यूरोप के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर दोबारा ये दिक्कत आना स्टार्ट हुई, तो राइटर जो द हिंदू है, उन्होंने ये बताया है कि देखो ये चीज है, प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, दीज आर मीन्स कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स, तो ये कभी भी इमर्ज हो जाती हैं। तो बाकी जो कंट्रीज हैं, दे शुड ट्राई टू मेक दिस, ये जो रूट है इसको क्या करना होगा, हमको इसको रनिंग कंडीशन में लेके आना होगा, इसको फटाफट से क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इनको एक एक करके पॉइंट्स वाइज हम समझ लेते हैं कि रेड सी में क्राइसिस चल रहा है, जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी क्या हो रही है, उससे डिस्टर्ब हो रही है, हार्म हो रहा है उसको। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है कि इन्फ्लेटेड फ्रेट्स। देखो अब भाई कोई शिप से कितनी दूर से अपना ट्रांसपोर्ट करके आएगा, इतना लंबा चक्कर लगा करके आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, किराया उसका फ्रेट है उसका भी तो ज्यादा लेगा, ज्यादा दूरी होगी तो डिले भी होंगे उनका जो शेड्यूल है, और प्रोडक्ट की सप्लाई में भी दिक्कत आएगी। तो शॉर्टेज भी आ रही है पूरे वर्ल्ड में इसकी वजह से, बिकॉज इस एरिया से बहुत सारा ट्रेड होता है ना। इट हैज वंस अगेन मेड, तो सारी दुनिया को वरी कर दिया है कि इस एरिया में वल्नरेबिलिटीज अभी भी है, मींस ये एरिया हमेशा से कैसा है, वल्नरेबल है, असुरक्षित है। इट इज हाईलाइटिंग द नीड टू हैव अ अल्टरनेट रूट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। तो रेड सी का जो क्राइसिस है, ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास में अल्टरनेट रूट्स होने चाहिए, किसी एक रूट पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना होगा पूरे वर्ल्ड को। तो क्या इंपॉर्टेंस है रेड सी का, ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ भी गया होगा। तो जो रेड सी है, आपको पता ही है कि ग्लोबल जो ट्रेड है उसका बहुत बड़ा ये रूट है, बाब अल मंडब होते हुए, जो कि यमन और जिबूती के बीच से जाता है। बाब अल मंडब आपने, मैं कई बार आपको पिछली क्लासेस में भी शो कर चुका हूँ कि क्या है बाब अल मंडब। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से निकल करके जाते हैं, दैट इज बाब अल मंडब। तो इधर जिबूती हो गया, इधर यमन हो गया, दिस इज बाब अल मंडब की स्ट्रेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड रूट की बात करें तो यहाँ से जो बिजिएस्ट कार्गो रूट है ये अपने आप में, यहाँ से कार्गो और जो ऑयल ट्रांजिट है पूरे वर्ल्ड का लगभग 12% वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से होता है। ठीक है, और एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें रेड सी के कन्फ्लिक्ट से, तो मेजर कंटेनर और जो ऑयल कैरियर्स हैं उनको फोर्स कर दिया इस क्राइसिस ने कि वो अपने रूट को रीरूट करें, अपने शिपमेंट्स को। और वो कहाँ से आ रहे हैं फिर, केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो मैं आपको बताया ना कि ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके उनको आना पड़ रहा है। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है, दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड ओशन फ्रेट, किराया ज्यादा देना पड़ रहा है तो प्राइस पैसे बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेटेड इंश्योरेंस कॉस्ट, तो जो कंपनीज शिप का, उस प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करती है वो भी पैसा बढ़ा करके ले रही है। लॉन्गर वॉयज टाइम्स लीडिंग टू डिलेज, तो भाई जब आप पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके आओगे तो ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। और शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, जब ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या होगा फिर, तो उसका प्रोडक्ट का पहुंचने में भी तो उसको टाइम लगेगा। और ये जिसकी वजह से दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो उसका होगा क्या कि वो सब का सब पास होगा कंज्यूमर्स पर, बिकॉज अल्टीमेटली वो कंपनीज उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा करके ही तो क्या करेंगी, सेल करेंगी ना। तो फिर अल्टीमेटली लोगों पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए फोकस किया जा रहा है कि IMEC को क्या किया जाए, उसको फटाफट से उस पर काम किया जाए, सारे कंट्रीज उस पर वर्क करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो जो है रनिंग कंडीशन में आ सके, वो एग्जीक्यूट हो सके। इंडिया का जो ट्रेड है वो भी इससे जो है अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज हमारा इंडिया का जितना भी ट्रेड यूरोप के साथ में, नॉर्थ अफ्रीका के साथ, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन सब के साथ में होता है, तो वो सब हमारा रेड सी के थ्रू ही होता है। 24% यूरोप के साथ में और नॉर्थ अफ्रीका के साथ में 14%, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारा अफेक्ट हो रहा है। इंडिया का बहुत तगड़ा ट्रेड इस रीजन से होता है। देखो इतना बिलियन तो हमारा
बायलेटरल ट्रेड जो है यूरोप से होता है, 15 बिलियन के आसपास में हमारा नॉर्थ अफ्रीका से होता है। ये सब अफेक्ट हो रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, वो भी इससे डरे हुए हैं। तो उन्होंने भी इस रीजन को, इस जो रूट है आपका रेड सी वाला, इसको धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि वो कोई नहीं चाहेगा कि भाई उनका एक शिप है, उसमें बहुत सारा करोड़ों का, अरबों का उनका माल है उसमें, और उस पर कोई मिसाइल आकर के गिरे, वो पूरा उनका प्रोडक्ट नष्ट हो जाए। ठीक है, कोई नहीं चाहेगा। प्लस अब चाइना जो है वो भी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहा है। क्योंकि चाइना का अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, जैसे इंडिया बात कर रहा है ना आईएमईसी की, तो वैसे ही चाइना भी अपना बीआरआई बना रहा है। तो चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई, और वो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि छोड़ो भाई आईएमईसी को, ये तो चल नहीं पाएगा, रेड सी में पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, तो जो हम कह रहे हैं उस पर आप लोग काम करो। तो कंट्रीज को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है बीआरआई के थ्रू। कौन? चाइना। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक अल्टरनेट कैसे हो सकता है? देखो, हमने बात की थी G20 के समय इसका डिस्कशन हुआ था। एक अल्टरनेटिव की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी इसको अटेंशन मिला नहीं है, और इसमें बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन फाइनली अभी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसने भी इसके कंस्ट्रक्शन को, इसके एग्जीक्यूशन को क्या कर दिया है? डिले कर दिया है। बहुत सारे कंट्री जिसके पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन बहुत जल्दी अभी ये एग्जीक्यूट होने वाला नहीं दिख रहा है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जो ईरान का कब्जा है, ठीक है, उसको छोड़ो, और कहाँ के थ्रू अपना इस रूट को ले आओ? आप ओमान के थ्रू रूट को मीन्स क्या कर सकते हैं? हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ईरान वाला जो रूट है, बिकॉज स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उस पर किसका कंट्रोल है? उस पर कंट्रोल है ईरान का। तो बहुत सारे कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज को पास कर दो, और जो हम ईरान के थ्रू उस रूट को लेकर के जाने वाले हैं आईएमईसी को, छोड़ो उसको ईरान के थ्रू लेकर के हम, सॉरी ओमान के थ्रू हमें उसको लेकर के चलना होगा। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया है। पर ठीक है, लेकिन अगर उसको हम ओमान के थ्रू लेकर के जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमें उसको सऊदी अरबिया से कनेक्ट करना होगा, और सऊदी अरबिया से कनेक्ट करेंगे तो फिर से नए हमको रेलवेज, रोडवेज, ये सब भी तो नए बनाने होंगे ना। तो ये हमारे साथ में दिक्कत आने वाली है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो कि क्या उनका कहना है। अब आपको बहुत अच्छे से और ठीक से समझ में आएगा। देखो, ये हो गया आपका ईरान वाला एरिया, ये हो गई आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो इस एरिया में डिस्टरबेंस हमेशा रहता है, क्योंकि ईरान का एरिया है, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्री क्या कह रहे हैं कि इस एरिया को, इसको बाईपास करो और ओमान के होते हुए ले चलो। जो हम इधर से यूं आ रहे हैं ना, आपको मैं फिर से इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ठीक है, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अभी हम कैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं, ईरान होते हुए ऐसे। तो कंट्रीज कह रहे हैं भाई, जब ईरान की जो हॉर्मुज वाली स्टेट है, इसमें अगर दिक्कत है, यहाँ पर चीजें ठीक से नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही, तो हम क्यों ईरान के चक्कर में पड़े? हम ओमान होते हुए, मीन्स यहाँ से ऐसे आओ, ओमान होते हुए रास्ता बना लो, इस एरिया को ही क्या कर दो? स्किप कर दो। ठीक है, तो ये कहना है उनका ओमान, कि ओमान के थ्रू हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। इस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे कैसे वायबल बना सकते हैं। कि देखो, ये इकोनॉमिक लॉजिक, इसमें हम मीन्स बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनको इस पर अपनी रिसर्च करनी होगी। जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रमोट करना होगा। एम्पेरिकल इसकी स्टडी करनी होगी कि क्या क्या इसको बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ जर्नी क्या रहने वाली है। ठीक है, कि इंडिया टू यूरोप 40% कम होने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं, लेकिन इससे ये भी दिख रहा है कि भाई अराउंड जो 30% कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम इनको कवर करना होगा, रेलवे वगैरह के थ्रू जो है रन कर जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं भाई इससे कुछ कॉस्ट बढ़ भी जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो आईएमईसी है, इसमें बहुत सारे जो मीन्स हर्डल्स भी हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज भी है। सारी कंट्रीज को इस पर देखना होगा, और जो मल्टीनेशनल जितने भी फ्रेमवर्क जो काम इस पर कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज एक साथ कोऑपरेशन में, उनको भी क्या करना होगा? मिलकर के काम करना होगा। तब होगा क्या कि जो आईएमईसी है, एक नया अल्टरनेट रूट पूरे वर्ल्ड को मिल जाएगा, और यहाँ से ट्रेड बड़ी आसानी से कंफर्म हो जाएगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें
तो रेड सी में अभी क्या है, प्रॉब्लम है। स्टेट ऑफ बाब अल मंडब पर जो यमन और जिबूती के बीच में है, उस पर जो हूथीज अटैक कर रहे हैं। इंडिया और अदर कंट्री चाह रहे हैं कि जो IMEC है उसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या करें, कनेक्ट करें। अल्टीमेटली जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, इससे बहुत सारी कॉस्ट भी कम होने वाली है, टाइम भी कम होने वाला है, और इंडिया का कनेक्शन डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, फिर यूरोप के साथ में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि रेड सी वाले एरिया में क्राइसिस, तो हमको चाहिए कि उसका एक अल्टरनेट मिले। उसका अल्टरनेट है IMEC, और IMEC पर भी बहुत ज्यादा वर्क हुआ नहीं है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि IMEC को फटाफट से क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, स्टार्ट करना होगा, उसकी हर्डल्स को हमें सॉल्व करना होगा। तो उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को एक अल्टरनेट रूट मिलेगा उसको ट्रेड कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, ये था इसका मेन पॉइंट। अब कल यहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे IMEC के बारे में, रेड सी के बारे में, ये जितने पॉइंट डिस्कस किया आज की न्यूज में, तो आप ऑलरेडी इसको पढ़िएगा, थोड़ा बहुत गूगल भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, और इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और आंसर भी करते रहिए क्वेश्चंस का। चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।